Okay, so this is lecture 8 on work power and energy, and today's topic is collisions. Okay, so collisions also you have studied. What is collision? It is defined as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time. तो दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम और काफ़ी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस अप्लाई करती हैं एक दूसरे पे. ठीक है, यही है कोलिजन की डेफिनेशन. ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज that actual physical contact is not necessary to be a collision. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही ये फिजिकली कांटेक्ट में आए तभी कोलिजन होगा. कोलिजन नाम से तो ऐसा लगता है जब दो बॉडीज टकराएंगी दैट इज कोलिजन. नहीं. What is collision? If the path of one body is influenced by the presence of the other, then the particle is said to have undergone collision. ठीक है, अगर वो एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं भी आई फिर भी उनका पाथ दूसरे की वजह से इफेक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हाँ कोलिजन हुआ है. फॉर एग्जाम्पल रादरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें क्या था कि आपका एक ऐसे गोल्ड फॉइल था. ठीक है, उसमें जो अल्फा पार्टिकल की रेस थी वो बॉम्बार्ड करते हैं इस पर. ओके, फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं कि कुछ ने रीबाउंड किया, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ स्ट्रेट पास हो गई. तो अब जो रीबाउंड की थी उनका रीज़न था कि वो न्यूक्लियस से टकराती हैं. ठीक है, बट ये एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा है. ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि ये न्यूक्लियस के अंदर अटैक की हैं और फिर रीबाउंड हो रही है. नहीं, वो जाती हैं, उसका इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस दूर से ही हो जाता है. ठीक है, वो जो रिपल्शन होता है वो दूर से ही हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, आपका अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है, तो जो रिपल्शन है वो दूर से ही हो जाता है, उनको एक्चुअल में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ कोलिजन. ऑलराइट, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलिजन. अब अलग अलग बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन है. पहला है कि वो किस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, किस पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D कोलिजन. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, जैसे इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इस बॉडी का भी यही है और इस बॉडी के लिए भी यही है और दोनों टकरा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि 1 डायमेंशन में हो रहा है ये, या फिर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है. ऑलराइट, एंड दूसरा है आपका ओब्लिक या फिर 2D. अब देखो ज़रूरी नहीं है ना कि जो पार्टिकल दोनों कोलाइड कर रहे हैं वो सेम लाइन में ही हो. अगर ये बॉडी इससे कोलाइड कर रही है, इस तरीके से जा रही है, इस पार्ट पे कोलाइड कर रही है, तब भी तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, इजंट इट. तो ये इस तरीके का जो कोलिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक और 2D कोलिजन. ठीक है, क्योंकि अब 2 डायमेंशन में आ गई हैं चीज़ें. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये इलास्टिसिटी क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगी. ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरीके की होती हैं. फर्स्ट इज इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक, फिर है पार्शियली इलास्टिक, एंड देन इट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक. ऑलराइट, इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. ओके, तो अब देखो ये जो इलास्टिसिटी है ये किस बेसिस पे बताई गई है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे. ठीक है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन. ऑलराइट, ओके, तो जैसे सपोज ये तो बॉडीज कोलाइड की, तो हल्का सा ऐसा लगता है डिफॉर्मेशन आता है, हल्का सा क्या आता है, डिफॉर्मेशन. ऑलराइट, अब कोलिजन के बाद अगर ये परफेक्टली अपने शेप में वापस आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो इस तरीके के केसेस भी किस में आते हैं, इलास्टिक में. तो अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, या फिर उनके पॉइंट्स देख लेते हैं. तो ये डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट्स हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में. A collision in which there is absolutely no loss of kinetic energy, कोई भी लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी की. ठीक है, तो वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन. एंड देन इसमें देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब लॉस हुआ है तो वो किधर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए, तो देखो कोलाइड करेंगे तो थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो साउंड एनर्जी जनरेट हो गई. तो एनर्जी जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी को साउंड प्रोड्यूस करने में भी तो लूज हुई ना. तो मतलब बेसिकली इधर जो काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इन सारी चीज़ों में यूज हो जाती है, जबकि आपकी इलास्टिक में देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इज दिस क्लियर? ओके, द सेकेंड पॉइंट इज
पुट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी से डिनोट करते हो, इट इज मास इनटू वेलोसिटी, ये सबको पता है। एंड लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो मैंने बता ही दिया, अगर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है तभी तो वो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब इक्वल है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक साउंड, हीट। दो चीजें टकरा रही हैं तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलिशन बिटवीन एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो मैंने अभी रदरफोर्ड वाला एग्जाम्पल दिया था, वो इलास्टिक कोलिशन का एग्जाम्पल है। और ये डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ में अगर कोलिशन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नेवर रिमेन्स द सेम, ठीक है। आप दो बॉल्स को एक दूसरे की तरफ फेंको विथ सम वेलोसिटी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हुई मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ओके। Now we'll study in detail about elastic collision in 1D. तो हम इलास्टिक कोलिशन पढ़ रहे हैं, और इलास्टिक में भी कौन सा टाइप? हेड ऑन कोलिशन, नॉट ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक भी तो इलास्टिक हो सकता है। सो वी आर रीडिंग इलास्टिक कोलिशन इन 1 dimension, ओके। सो इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, मतलब इट इज हेड ऑन कोलिशन। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये विदाउट है, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो दो चीजें क्लियर है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं दोनों तो हेड ऑन कोलिजन हो गया, और अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वो इलास्टिक कोलिजन हो गया। इज दिस क्लियर? तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो इस तरीके से होगा, ए एंड बी दो बॉडीज हैं ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। u1 इज ग्रेटर देन u2। अब देखो u1 ग्रेटर देन u2 होगा तभी तो कोलिजन होगा, ये तेज चल रहा होगा तभी तो कोलिजन होगा। अगर इसकी वेलोसिटी तेज हुई तो द बॉडीज विल नेवर कोलाइड, ठीक है। ये वो मोमेंट है जहाँ पे बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, मतलब ये ए बॉडी गेन्स वेलोसिटी v1 एंड b गेन्स v2, ठीक है। तो देखो अब हमें करना क्या है, हमें सब इन्फॉर्मेशन गिवन है, m1 m2 गिवन है, u1 u2 गिवन है, हमें v1 v2 निकालना है, हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। इससे पहले आपने जो 9th क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें m1 m2 u1 u2 एंड v1 गिवन होता था, सिर्फ एक चीज़ की वेलोसिटी निकालनी होती थी। अब हमें दोनों चीज़ की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो क्या लिखोगे? p1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम है टोटल, ये फाइनल मोमेंटम है। अगर मैं v1 को इस साइड ले जाऊँ m1 v1 को, तो हम क्या लिख सकते हैं? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये तो आप लिख सकते हो रीअरेंज करके टर्म्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ओके। अब हम अपना सेकेंड पॉइंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऑल राइट, अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा पूरी जगह, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को LHS में ले आओ और इस चीज़ को RHS में लेके जाओ, तो क्या बचेगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ऑल राइट, अब देखो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? इस चीज को आप लिख सकते हो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। सिमिलरली इस चीज को क्या लिख सकते हो? v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हम ये इक्वेशन 1 थी आपकी, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई, ओके। तो हम करते हैं अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो कुछ ना कुछ m कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आएगा m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, ठीक है।
इसका मतलब अगर मैं u2 को इस साइड ले आऊँ और v1 को इधर ले जाऊँ तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये u1 माइनस u2 ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी इनिशियल, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये सब कराया हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को क्या हम बोल सकते हैं, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज योर रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी। ऑल राइट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं u1 माइनस u2 क्या था, कि जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रही है। तो हमें अब एक और पॉइंट मिल गया, क्या, दैट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज गिवन कि इलास्टिक कोलिजन है। तो देखो हमारे पास ये मिल गया, तो इससे क्या, हम अब v1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इधर से v2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। v2 क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये u2 है, u1 माइनस u2 प्लस v1, इसे इक्वेशन 4 बोल दो। और अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो लीनियर मोमेंटम वाली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही था m1 u1 माइनस v1, और राइट हैंड साइड में था m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो v2 की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये चीज़, तो आ गया u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। इसको सॉल्व करोगे तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2, इतना आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u1 माइनस 2m2 u2 प्लस m2 v1, ये सब आ गया, ठीक है। अब आपको v1 फाइंड आउट करना है ना, तो सिर्फ v1 वाला टर्म आप RHS में रहने दो, बाकी सब LHS में ले जाओ। तो जब रीअरेंज करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब ये m1 m2 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ गया, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फैक्टर, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये वाला फैक्टर, ये आ गया v1, ठीक है। अगर v1 आ चुका है तो आप v2 भी निकाल सकते हो सिमिलरली। v2 क्या हो जाएगा, देखो जहाँ जहाँ पे आपका ये m1 माइनस m2 था, इधर m2 माइनस m1 बन जाएगा, ये u1 था, ये u2 बन जाएगा, ये m1 u2 था, ये m2 u2 था, ये m1 u1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। तो for now we are going to use these formulas for some special cases, ठीक है। so ये v1 है, ये v2 है। हमारा पहला स्पेशल केस है when m1 is equal to m2। m1 क्या है, m2 के इक्वल हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर m1 m2 के इक्वल हो गया तो ये फैक्टर 0 आ गया, सिमिलरली ये फैक्टर 0 आ गया, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा आपका 2m हो जाएगा, ठीक है, u2 अपॉन m प्लस m यानी 2m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब v1 कितना आ गया आपका, u2 आ गया, v1 कितना आ गया, u2, एंड सिमिलरली ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी u1, तो v2 कितना हो गया आपका, u1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका v1 आ गया u2 एंड v2 आ गया आपका u1। मतलब कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज अपनी अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगी, फर्स्ट को सेकेंड वेलोसिटी मिल गई, सेकेंड को फर्स्ट वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इन वन डायमेंशन कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो m2 है वो रेस्ट पर है, m2 रेस्ट पर है, मतलब u2 आपका 0 हो गया। जैसे ये दो बॉडीज आ रही थी ना, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। अब हम बोल रहे हैं कि ये u2 जो है, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, सिर्फ जो मूव कर रहा है यही मूव कर रहा है। तो अब आपकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, ठीक है। तो देखो v1 ये था, v2 ये था, u2 0 हुआ है ना, तो देखो अगर u2 0 हो गया तो इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो गया और इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो गया, मतलब v1 आपका ये आ जाएगा एंड v2 आपका ये आ जाएगा। सो v1 इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 एंड v2 इज 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या था, जब आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसको कोलाइड कर रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाकर, दैट इज केप्ट एट रेस्ट, ये था, ठीक है। तो हमने वेलोसिटीज v1 एंड v2 निकाल ली। अब इसके सब केसेस हैं, ठीक है। सब केस अब इसमें ये है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड m2 इज एट रेस्ट,
ठीक है, इसका मतलब ये तो रेस्ट पर था ही, ये तो केस हमने लिया ही है। अब हमने दोनों मासेस को भी इक्वल कर दिया, तो अगर दोनों मासेस इक्वल होंगे तो मुझे बताओ ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी और ये चीज़ u1 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं सेम मास की, ये जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इसकी कुछ वेलोसिटी थी u1। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v1 की हो गई जीरो और v2 की हो गई u1। ठीक है, इसका मतलब इसने अपनी पूरी एनर्जी इसको दे दी और खुद रेस्ट पे आ गया। ओके, और इसके पास जितनी वेलोसिटी थी इसने पूरी की पूरी सेकेंड बॉडी को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो दिस वाज योर सब केस 1। नाउ सब केस 2, m2 इज ग्रेटर देन m1। इसका मतलब है ये जो बॉडी रेस्ट पे रखी हुई थी, ठीक है, इसको कौन कोलाइड कर रहा है, एक बहुत ही छोटी बॉडी कोलाइड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी बॉडी कोलाइड कर रही है। तो इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में निग्लेक्ट हो जाएगा मास m1। ऑलराइट, तो अगर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है m1 माइनस m2, तो m1 अगर बहुत छोटा है तो m1 माइनस m2 विल बी इक्वल टू माइनस m2, है ना। एंड सिमिलरली m1 प्लस m2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू m2, क्योंकि m1 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या बन गई, ये क्वांटिटी आपकी बन चुकी है अब माइनस m2u1 अपॉन m2। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब v1 कितना हो गया, माइनस u1। v1 कितना हो गया, माइनस u1। एंड इधर क्या था, इधर देखो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो m1 प्लस m2 तो अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू m2, है ना। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी 2m1 अपॉन m2 इंटू यू। अब ये क्वांटिटी जब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये दिस क्वांटिटी विल अप्रोक्सीमेटली टेंड टू ज़ीरो। मतलब अगर सपोज मैं 1 अपॉन दिस क्वांटिटी कर दूँ तो दिस विल टेंड टू ज़ीरो ऑफ कोर्स, और हम वही केस ले रहे हैं कि m1 इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हमारे पास आ क्या गया है, हमारे पास आ गया दैट v1 इज इक्वल्स टू माइनस u1 एंड v2 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट पे रखे हुए बड़े ऑब्जेक्ट को कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि v2 ज़ीरो है, मतलब जो बड़ा ऑब्जेक्ट था वो वहीं रहेगा और ये बेचारा वापस इसको जाना पड़ेगा, अब जिस स्पीड से ये आया था वो टकरा कर वापस जाएगा। इज दिस क्लियर। हमारा नेक्स्ट केस है लास्ट सब केस दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। इसका मतलब है अब ये बहुत बड़ी बॉल इस छोटी सी बॉल को धक्का दे रही है, कोलाइड कर रही है इससे, तो क्या होगा, एंड दिस बॉल वाज ऑब्वियसली केप्ट एट रेस्ट। तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं m1 बहुत बड़ा है तो m1 माइनस m2 को अप्रोक्सीमेटली मैं m1 लिख सकती हूँ, एंड सिमिलरली m1 प्लस m2 को भी m1 लिख सकती हूँ, u1 तो है ही, तो v1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u1। एंड इधर क्या हुआ आपका 2m1, तो 2m1 ही रहेगा, m1 प्लस m2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m1, क्योंकि m2 तो बहुत छोटा है, तो ये कैंसिल हो गया, ये u1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी बॉडी छोटी बॉडी पे कोलाइड कर रही थी जाके, इसका जो v1 था इट इज़ स्टिल u1, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, और ये जो छोटी सी बॉडी है, ठीक है, इसको ट्वाइस u1 मिल गया, मतलब इसकी जो पहले तो ज़ीरो था, अब इसको ट्वाइस जो वेलोसिटी ऑफ 1 मिल गई है। मतलब अगर एक बहुत बड़ी बॉडी छोटी बॉडी पे टकरा रही है तो उसकी वेलोसिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो छोटी बॉडी को और डबल स्पीड से धक्का दे देगी। समझ आ गई बात। तो इधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन अ हेवी बॉडी कोलाइड्स विद द लाइटर वन एट रेस्ट, then heavy body moves with its own velocity but the lighter one moves with velocity equals to 2 times the heavier one। ठीक है, ओके, तो ये सारे केसेस थे। नाउ वील डू वन एग्जाम्पल जिससे आपको पता चल जाए कि कब कैसे यूज़ करना है। ओके, तो ये 5 kg की बॉडी है, दिस इज 3 kg की बॉडी, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब u1 u2 इज गिवन, यू नीड टू फाइंड v1 एंड v2। ऑल राइट, तो अब हमें वो ज़रूरी नहीं है वो फॉर्मूला हम लगाएं, देखो कितना ईजी तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ हम ये यूज़ करेंगे जो हमने डिराइव की थी, velocity of approach is equals to velocity of separation। तो u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1। तो u1 है आपका 3, u2 इज 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, ओके, इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड, हमको पता है दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो बस लगा दो
5 × 3 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2। ठीक है, क्या दो इक्वेशन मिल गई v1 और v2 में? क्या इनको सॉल्व कर सकते हो? इट्स वेरी इजी। तो सॉल्व करने के बाद v1 आपका 12/8 आएगा और v2 आप निकाल सकते हो। ओके